ये वही जमीन है जहां कुछ समय पहले सीबीआई एक बड़े घोटाले की जांच कर रही थी। आज इसी जमीन पर एक 27 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान चली गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर गुरुग्राम से अपने घर के लिए लौट रहा था नोएडा, और नोएडा में ही रास्ते में सेक्टर 150 आता है, जहां एक खाली प्लॉट था। उस खाली प्लॉट में पानी भर गया था। बिल्डर्स को वो प्लॉट दिया गया था, उस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन होना था, जिसके बाद वहाँ खुदाई हुई थी और फाउंडेशन का काम होना था, लेकिन वो काम हुआ नहीं और वहाँ पानी भर गया। वो एक तरह से दलदल बन गया था। अब कोहरा इतना ज़्यादा था कि वो लड़का गाड़ी लेकर आ रहा था और उसके सामने कोई बोर्ड नहीं था, साइन बोर्ड नहीं था जो बताया जाए कि भाई सावधानी सावधानी, आप आगे देखकर गाड़ी चलाना। कुछ भी ऐसा नहीं था, कुछ ऐसा लिखा नहीं था, कोई बैरिकेडिंग नहीं थी। वो गाड़ी वहाँ से सीधा उस गड्ढे में गिर जाती है, जो कि 60 से 70 फीट गहरा गड्ढा होता है। अब पता चलता है कि वो गड्ढे में गिरने के बाद वो लड़का गाड़ी से बाहर निकलता है और 12:20 पर अपने पिता को फ़ोन करता है, पापा मैं इस गड्ढे में फंस गया। उसका घर वहाँ से बस 700 मीटर दूर था उस लड़के का। पिता बिना देरी किए 112 डायल पर कॉल करते, पुलिस को फ़ोन करते। उसके पापा उस मौका वारदात पर पहुंचते हैं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ है उस लड़के का। उसके बाद पुलिस भी पहुंचती है। लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही, आप ये विजुअल्स देखिए, बहुत ज़्यादा कोहरा है। लड़के की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लड़का दिखाई नहीं दे रहा था। लड़का कई देर तक गुहार लगाता रहा, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट आता है, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं होती है पानी के अंदर उतरने की। पापा मैं नाले में गिर गया हूँ, मुझे बचाओ। और वहाँ से हेल्प हेल्प चिल्ला रहा था। वहाँ एक लोकल डिलीवरी बॉय होता है, वो देखता है कि यार उसके पिता रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। कोई शख्स नहीं है पानी के अंदर जाने के लिए। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी नदी थी या कुछ ऐसा था, ठंड थी मैं मानता हूँ, लेकिन कुछ तो आपके पास इक्विपमेंट होगा, कुछ होगा। फायर ब्रिगेड के पास तो कुछ इक्विपमेंट होगा, क्रेन आ गई, कुछ आ गई, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है। 80 मिनट तक लड़का जूझता रहा, जब तक एसडीआरएफ टीम दूसरे जिले से आई, यानी गाजियाबाद से। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में आता है जो पूरा जिला है, और गाजियाबाद से एसडीआरएफ की टीम आती है, वो भी कुछ नहीं कर पाती। इसके बाद एनडीआरएफ की टीम आती है और 4 घंटे बाद उस लड़के के शव को निकाला जाता है। पिता के सामने चिल्लाते चिल्लाते वो लड़का मर गया। जिस नोएडा की बात कर रहे हैं, इस नोएडा में ये ऑफिस भी, और मैं खुद नोएडा अथॉरिटी में रह रहा हूँ और इसी ज़िले का नागरिक हूँ। 8,000 करोड़ का बजट है, सालाना बजट है नोएडा अथॉरिटी का। बड़ी बड़ी इमारतें, गगनचुंबती इमारतें, अच्छी रोडें, बड़ी सड़कें, लेकिन रेस्क्यू और बाकी चीज़ों के नाम पर ज़ीरो। कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल छपा था, 30 करोड़ का बजट अलॉट किया गया था कि फायर ब्रिगेड को और अपडेट करेंगे, नए इक्विपमेंट्स लाएंगे। रोबोटिक इक्विपमेंट्स लाए थे। कहाँ थे ये सब रोबोटिक इक्विपमेंट्स? क्यों नहीं उस लड़के की समय रहते मदद की? नोएडा अथॉरिटी ने बड़े बड़े दावे तो कर दिए थे कि 30 करोड़ का हम बजट दे रहे हैं और फायर ब्रिगेड को अपडेट कर रहे हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड कुछ कर नहीं पाई। 80 मिनट तक वो लड़का चिल्लाता रहा अपने पिता के सामने। पिता बेबस हालत में वहाँ खड़े रहे, उनकी आंखों में आंसू था, लेकिन उनका बेटा उनके सामने दलदल में डूबकर मर गया। किसी ने नहीं सुनी। सिस्टम इतना ज़्यादा फेल था, यहाँ इतना ज़्यादा फेल था कि जिसकी बात जितनी ज़्यादा की जाए उतनी कम है। क्योंकि ये जो लैंड है, ये लैंड को लेकर भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। उस भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन जो खुद सीबीआई कर रही है, बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट तक ये मामला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए जो बिल्डर्स है, जिनके खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ कि भाई साहब हमें अरेस्ट ना करो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बिल्डर्स को अरेस्ट ना करो, सीबीआई अपनी जाँच कर सकती है। मैं इस पूरे वीडियो में डिटेल में बताऊँगा, हादसा हुआ, हादसे की पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन कौन वो लोग हैं जो इस पूरे हादसे के लिए जिम्मेदार हैं, सिस्टम कहाँ फेल हो गया इतनी बुरी तरीके से। ऐसे मॉडर्न सिटी में, मतलब हाईटेक सिटी में, नोएडा में सिस्टम इतनी बुरी तरीके से फेल होगा। कोई बहुत बड़ा बाढ़ नहीं आया था जिसमें किसी लड़के को बचाना था। गलती से भगवान ना करे ऐसा कुछ हो जाए तो ये तो अपने हथियार डाल के बैठ जाएंगे कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। फिर इस जमीन को लेके क्या भ्रष्टाचार हुआ था, सीबीआई उसकी क्या जांच कर रही है। 3 दिन का समय बीत गया है, नोएडा अथॉरिटी को पता ही नहीं कि वो जमीन किसके नाम पे अलॉट है, उसकी भी जांच कमेटी बिठा गई है। एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया गया है
जो बोलते हैं ना कि हादसा होने के बाद खाना पूर्ति, लेकिन क्या वो सिर्फ एक इंजीनियर दोषी है या इसके पीछे कई लोग हैं? डिटेल में चर्चा करेंगे इस वीडियो पे, क्योंकि ये जो सिस्टम का लूप होल है ये बताना आप तक और आप तक सच्चाई लाना बहुत ज़रूरी है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रवेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। युवराज मेहता 27 साल का एक लड़का गुरुग्राम के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी में काम कर रहा था। डेली की तरह वो सुबह काम पे जाता था और शाम को रिटर्न आता था। उस दिन वो सेकंड शिफ्ट में था और उसकी शिफ्ट लेट खत्म हुई तो उसे आने में घर देरी हो गई। रात के 12 बज रहे थे। वो अपने घर से 700 मीटर दूर था और सेक्टर 150 एरिया है उसके पास। अब घना कोहरा था क्योंकि उस दिन फ्राइडे की रात को बहुत ज़्यादा कोहरा था। उस दिन 16 तारीख थी। अब कोहरे की वजह से जो रास्ता था और विजिबिलिटी ज़्यादा नहीं थी। अब ऐसे में सड़क जो थी, ये सड़क देख रहे होगे, सड़क तो बहुत चौड़ी थी, लेकिन सड़क का जो टर्निंग पॉइंट था, ये जो टर्निंग पॉइंट आप देख रहे होगे, ये डेड एंड था। मतलब इसके आगे एक पूरा खाई था, 70 फीट गहरी खाई जैसा जगह था जिसका फाउंडेशन पड़ना था। एक प्लॉट है मतलब, और उसके आसपास टावर्स हैं। एक प्लॉट के लिए जगह खाली है, उस जगह में पानी भर गया है। अब लड़का जो आ रहा था वो कार आ रहा था कार से, और आगे ना बाउंड्री थी, ना कोई फाउंडेशन था, ना कोई साइन बोर्ड था कि भाई आगे खतरा है, आगे गड्ढा है, संभाल कर जाना या टर्न पर ध्यान देना। ऐसे कोई साइन बोर्ड नहीं था। वहाँ एक डॉक्टर के प्रचार का बोर्ड था, किसी डॉक्टर ने एडवर्टाइजमेंट के लिए अपने लिए बोर्ड लगा रखा था, लेकिन और कोई बोर्ड नहीं था वहाँ। अब ऐसे में वो लड़का जो है वो देख नहीं पाता, विजिबिलिटी इतनी कम थी, और जिसके बाद वो उस गड्ढे में गिर जाता है। 12:20 को वो अपने पिता को फ़ोन करता है। सोचिए, पानी दलदल में उसकी गाड़ी गिर गई है, वो गाड़ी से बाहर निकलता है, ऊपर जो गाड़ी के ऊपर बैठ जाता है और वहाँ से फ़ोन करता है अपने पिता को 11:20 को और बताता है कि पापा मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और मैं यहाँ डूब रहा हूँ, प्लीज़ मुझे जल्दी बचाने आ जाओ। तुरंत पापा बिना देरी किए पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और लड़का भी गाड़ी से निकलने के बाद पुलिस को इन्फॉर्म करता है। मौका वारदात पर पापा भी पहुँच जाते हैं और पुलिस भी पहुँच जाती है। अब पुलिस तुरंत रेस्क्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि रेस्क्यू का काम मोस्टली पुलिस के हाथ में, अगर रेस्क्यू का काम हो तो वो रेस्क्यू कर लेती है, नहीं तो फायर ब्रिगेड की टीम और जो टीम अलॉट है उन्हें बुलाया जाता है। तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम भी थोड़ी देर में वहाँ पहुँच गई। लड़के की अब तक आवाज़ आ रही है, पापा बचा लो, और लड़का बोल रहा है, कोशिश कर रहा है, वहाँ से चिल्ला रहा है। इतना कोहरा था, आप वीडियो में देख सकते हो, कोहरा बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से लड़का दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब फायर ब्रिगेड की टीम आती है, क्रेन आता है, सब कुछ आता है, पुलिस क्रेन वेन सब बुला लेती है। मतलब पुलिस के हाथ में जो कुछ था, पुलिस ने वहाँ पूरी कोशिश की बचाने के लिए। अब सबको बुला लेते, लेकिन काम था आगे फायर ब्रिगेड की टीम का रेस्क्यू करना, क्योंकि इक्विपमेंट्स पूरे उनके पास ही होते हैं रेस्क्यू करने के लिए, सीढ़ियों से लेकर हर चीज़। फायर ब्रिगेड की टीम ढूंढती रही, कोई पानी में नहीं उतरा। ऐसे में वहाँ एक चश्मदीद थे जो बताते हैं कि मैंने देखा, मेरे सामने वो लड़का डूबा था, कोई उतरने की कोशिश नहीं कर रहा था, हर कोई कह रहा था पानी ठंडा है, हम नहीं उतर सकते। तो उस आदमी ने पानी में छलांग लगाई और आधा घंटा ढूंढने की कोशिश की और बाहर आ गया। उसे भी वो लड़का नहीं मिला, लेकिन ठंड में उस डिलीवरी बॉय ने हिम्मत की और हिम्मत करके वो उस पानी में कूदा और पानी से बच्चे को ढूंढने की कोशिश भी की। अब लगा कि फायर ब्रिगेड के बस की बात नहीं है, फायर ब्रिगेड की बस की बात नहीं थी। फायर ब्रिगेड ने कॉल किया SDRF टीम को, जो कि दूसरे ज़िले में थी, गाज़ियाबाद, और ज़्यादा दूर भी नहीं था, 10-15 किलोमीटर का फासला था। वहाँ से फिर SDRF की टीम आती है। SDRF की टीम के भी बस में कुछ नहीं था, NDRF की टीम को बुलाया जाता है और इन सब में काफ़ी समय बीत जाता है, 80 मिनट का समय बीत जाता है। जो लड़का आवाज़ दे रहा था अंदर से बचा लो, उसकी आवाज़ धीरे धीरे आना कम हो जाती है और वो एक तरह से डूब जाता है, क्योंकि अब उसकी आवाज़ बंद हो गई, मतलब उसके साथ कोई अनहोनी हो चुकी है। NDRF टीम पूरे 4 घंटे लगा देती है पूरा, मतलब ये जब पूरी वारदात हुई 12 बजे के आसपास के बाद 4 बज जाते हैं, 4 बजे उस लड़के की डेड बॉडी निकाली जाती है। इस बीच इन पूरी अथॉरिटीज़ जो थे, SDRF, नोएडा पुलिस ने बाकायदा अपना काम किया। फायर ब्रिगेड ये खड़े होकर मुंह देखते रहे। इनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिससे कि उस लड़के की जान बचाई जा सके। कुछ भी वहाँ सफल नहीं हो पाया। अब लड़के की मौत हो गई तो पहली जिम्मेदारी किसकी बनती है? पहला जिम्मेदार कौन है इस मामले का, जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना हो गई? तो पहले वो प्लॉट किसके नाम पे था, वो प्लॉट किसके था? तो बताया गया इस केस में एफआईआर दर्ज हुई तो एफआईआर में 2 बिल्डरों का नाम है
और वो दोनों बिल्डर हैं, एक का नाम है माज विस्टन प्लानर लिमिटेड और दूसरा नाम है लोटस ग्रीन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। ये याद रखिएगा नाम, लोटस ग्रीन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। अब ये लैंड बताया जा रहा है उनके नाम पे थी, ये लैंड उनकी थी, कंस्ट्रक्शन उनका हो रहा था और उसी आधे अधूरे कंस्ट्रक्शन में पानी भर गया था। अब उसमें सरिया भी था, कोई जाता तो सरिया भी लग सकता था किसी को, ये बोल भी रहे थे जो बाकी वहाँ टीम आई थी फायर ब्रिगेड और बाकी टीम में कि हम अंदर जाएंगे, हमें सरिया लग गया तो। अब ऐसे में पहली जिम्मेदारी बनती है वहाँ उस जिसे लैंड अलॉट था और उस लैंड पे कंस्ट्रक्शन होना था, उसने ना बाउंड्री वॉल घेरी वहाँ, ना वहाँ कोई भी ऐसा रेस्ट्रिक्शन था कि उनके लैंड में कोई बच्चा, कल को कोई बच्चा भी कूद के गिर गया तो वो भी बाहर नहीं आ सकता था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि पूरा ओपन था। मतलब आप समझ लीजिए सड़क, ये वीडियो देखिए, सड़क है, सड़क के सामने वो ओपन एरिया है और उसके आगे बड़ी बड़ी इमारतें हैं। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी अथॉरिटी की। अथॉरिटी के पास का ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा डेड एंड है वहाँ, मतलब जैसे हर जगह म्यूनसिपल कमिश्नर होता है तो वैसी नोएडा अथॉरिटी है जो यहाँ के पूरा कामकाज देखती है, बिल्डर्स, डेवलपर, हर चीज़ का, मतलब इस शहर के देख रेख का काम उन्हीं के पास है। तो क्या उनके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी? 15 दिन पहले एक ट्रक का उसी जगह पर एक्सीडेंट होता है, वो दीवार भी टूट जाती है नाले की। ये देखिए, ये वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि दीवार टूटी है इस नाले की, फिर भी कान पर जू नहीं रेंगता इन लोगों के, कोई वहाँ फिर भी कोई बाउंड्री वॉल कुछ नहीं, अथॉरिटी को कोई लेना देना नहीं, पुलिस महकमे को भी पता नहीं था कि वहाँ क्या हुआ है, कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती थी, कोई वहाँ आया नहीं खड़े होकर कि भाई यहाँ वॉल लगाओ, कल को किसी और का भी एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी कि नोएडा अथॉरिटी, वहाँ ना साइन बोर्ड था, ना साइन बोर्ड्स थे कि आगे भाई कोई गड्ढा है, कुछ है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी और ना ही बोर्ड। क्या एक्शन लिया नोएडा अथॉरिटी ने उस बिल्डर के खिलाफ? कैसे एक्शन लेती? क्योंकि पहले से ही मामला सीबीआई में चल रहा है ना, जांच कर रही है, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, 9,000 करोड़ का घोटाला हुआ है और उस 9,000 करोड़ के घोटाले की जांच जो है सीबीआई कर रही है, उसी जमीन के, उसी इलाके की। स्पोर्ट्स सिटी बनने वाला था 2014 से ये मामला शुरू हुआ था कि स्पोर्ट्स सिटी बनेगा जिसमें 70% एरिया जो है स्पोर्ट्स डेवलपमेंट को दिया जाएगा, यानी बड़े बड़े स्टेडियम्स, ग्राउंड्स, ये सब बनेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज दी जाएंगी और 30% में कमर्शियल यानी बिल्डिंग, प्लॉटिंग, ये सब होगा। लेकिन उल्टा कर दिया बिल्डरों ने पहले ही प्लॉटिंग शुरू कर दी, अपना कमर्शियल काम शुरू कर दिया, लेकिन स्पोर्ट्स के नाम पे वहाँ रत्ती भर भी काम नहीं हुआ। अभी जब मामला बहुत बड़ा बन गया तो ये मामले की जांच जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंप दी कि भाई जांच करो, पता करो, इतना बड़ा घोटाला हुआ है। कैग की रिपोर्ट आती है, कैग की रिपोर्ट में बताया जाता है कि इस जगह पे 9,000 करोड़ का वो हुआ है, घाटा हुआ है नोएडा अथॉरिटी को। अब इसके बाद सीबीआई जांच करती है तो अब बिल्डरों को लगा कि भाई हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा, ये पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट इनको प्रोटेक्शन दे देता है कि भाई अरेस्ट मत करो, तुम अपनी जांच जारी रखो। इस बीच उसी जगह की, जिस जगह पे इस लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, तो किसी के तो नाम पे वो जगह होगी। 3 दिन का समय बीत गया है, नोएडा अथॉरिटी कहती है हमने एक कमेटी बना दी है, जांच कमेटी, और वो जांच कमेटी जो है वो जांच कर रही है, पता लगाया जाएगा उस ज़मीन किसके नाम पे, किसकी गलती थी। मतलब सोचिए कितनी हेरा फेरी, एक कंप्यूटर के क्लिक में, 1 मिनट में, एक चुटकी में डिटेल्स आना चाहिए। मतलब आप इतने हाईटेक एरिया में रहते हो, नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई, ये सब बताया जाता है कि टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, अथॉरिटी का इतना ज़्यादा बजट है, फिर भी अथॉरिटी के पास कोई आंसर नहीं। बोल रहे हैं हमने कार्रवाई की है, हमने जूनियर इंजीनियर को वो कर दिया, सस्पेंड कर दिया तत्काल भाव से। क्या सिर्फ उस जूनियर इंजीनियर की गलती थी? बाकायदा फायर ब्रिगेड टीम क्या कर रही थी? 30 करोड़ का जो प्रोजेक्ट में और ज़्यादा इक्विपमेंट लेने वाले थे, किस काम के इक्विपमेंट्स, क्या करेंगे वो रोबोटिक इक्विपमेंट्स? मतलब आप एक शहर में बहुत बड़ा डिजास्टर तो आया नहीं था कि उसमें आपने रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर पाया। एक बिल्डिंग, एक जगह मॉल बनने वाली थी या बिल्डिंग बनने वाला था, उसकी खुदाई हुई थी, उसमें कुछ काम हुआ था, उसमें पानी भर गया था, किसी को कुछ पता नहीं, कोई किसी की जवाबदेही नहीं है। और वहाँ कुछ ना होने के बाद भी कभी अथॉरिटी दिखा दे कोई नोटिस इशू किया हुआ अथॉरिटी ने, कुछ भी नहीं। पिता जो है वो तो कह रहा है कि मेरा बेटा जो है सिस्टम की भेंट चढ़ गया, रो रो के उनका बुरा हाल है। और 2 बड़े बिल्डर्स का नाम इसमें सामने आया, मैंने आपको बताया लोटस ग्रीन का। और देखिए शुरुआत कैसे होती है इन सब चीज़ों की, ये जो जिस जगह पे ये पूरा जो मामला हुआ है, अब इसमें एसडीआरएफ
रेस्क्यू नहीं कर पाए, एनडीआरएफ ने बाद में लड़के को निकाला जब उसकी मौत हो गई। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा जो है नाम खराब हुआ है फायर ब्रिगेड का भी। फायर ब्रिगेड वालों से इतना नॉर्मल रेस्क्यू नहीं हो पाया। ठंड थी, हर किसी को ठंड लग रही थी, कोई पानी में उतरना नहीं चाहता था। अब देखिए ये पूरा मामला क्या था, ये 2014 का जो पूरा मामला है, इसको आसान भाषा में समझाता हूँ मैं आपको कि वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचार क्या है और जिसकी जांच अभी भी चल रही है। अब स्पोर्ट्स सिटी बनना था, मैंने आपको शुरुआत में बताया था स्पोर्ट्स सिटी बनना था, जिसको लेकर जो हादसे वाली जगह है SC02 सेक्टर 150। अब इसके इस हिसाब से वो जो जगह है, जो भूखंड है, वो लोटस ग्रीन को आवंटित किया गया था। अब बाद में लोटस ग्रीन ने इसको छोटे छोटे भूखंड में अलग अलग बिल्डरों को बेच दिया। किसके पास कौन सा प्लॉट है इस बारे में लोटस ग्रीन के पास जानकारी है, ऐसा कहना है नोएडा अथॉरिटी का, लेकिन हमारे पास जानकारी नहीं है, नोएडा अथॉरिटी बोल रही है। अब नोएडा अथॉरिटी बोल रही है कि मालिक को पता कर, कौन मालिक है उसका, वो पता करने के लिए हमने एक जांच टीम बिठा दी है और थोड़े दिन में हम उसकी जांच की रिपोर्ट आप तक सौंप देंगे। मतलब किसी को पता नहीं कि उसका मालिक कौन है। अब ये इन सब चीज़ों के बीच में इसकी एक बार हिस्ट्री में जाते हैं, पास्ट हिस्ट्री में, जिसमें बताया गया था कि कैसे इसकी सीबीआई जो है जांच कर रही है और ये पूरा मामला क्या है। तो ये जो पूरा इलाका है नोएडा, मैंने आपको शुरुआत में बताया कि नोएडा एक जो है स्पोर्ट्स सिटी डेवलप कर रही थी, इसके लिए बहुत सारी ज़मीनें जो आवंटित हुई और उसी में बताया जा रहा है कि लोटस ग्रीन जो है इनको ज़मीन आवंटित हुई और ज़मीन आवंटित होने के बाद मतलब शर्त थी कि 70% जो है वो एरिया जो होगा वो स्पोर्ट्स के लिए डेवलप होगा और 30% एरिया जो है बिल्डर्स के लिए डेवलप होगा। फिर सीबीआई को इसकी जांच पहुंची। सीबीआई ने लगभग बताया कि 9,000 करोड़ का स्कैम हुआ है, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें लोटस ग्रीन समेत कई बिल्डरों पर और अधिकारियों पर जो है मामला दर्ज हुआ। इसमें आरोप क्या क्या थे वो सुनिए। लैंड अंडर प्राइजिंग, अनऑथोराइज ट्रांसफर, फाइनेंशियल इनरेगुलरिटीज, मतलब ये सब आरोप थे। फिर प्रोजेक्ट पर रोक और बैन लगाया गया। नोएडा अथॉरिटी मैप अप्रूवल और ये सब देखने लगी, फिर बाद में इन पर कंडीशंस लगा दी गई। फिर इस मामले में जो पहले तो हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच तो कर दी थी सीबीआई की। अब ये बिल्डर्स पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दी कि भाई थोड़ा बहुत काम कर सकते हो और धीरे धीरे स्पोर्ट्स सिटी रिवाइवल फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी, जिसमें बोला गया कि जो लोटस ग्रीन है वो रिवाइज मास्टर प्लान बनाए, 20% ड्यूज तुरंत जमा करे, जो पैसा बचा है, जो नोएडा अथॉरिटी को नुकसान हुआ है वो जमा करे, और बाकी जो पैसे बचे हैं वो 3 साल में किश्तों में चुका दे अथॉरिटी को। यदि कंडीशन पूरी नहीं हुई तो नोएडा अथॉरिटी अलॉटमेंट वापस ले सकती है और लैंड ऑक्शन कर सकती है। ये खुद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था। पता नहीं इसमें क्या कुछ हुआ, सीबीआई जांच में क्या कुछ निकल कर आया, कुछ नहीं पता, क्योंकि बड़े लोग इन्वॉल्व है ना, बड़ा बिल्डर है, बड़ी अथॉरिटी है, बड़ा लैंड इशू है। मतलब नोएडा में इतना बड़ा लैंड खाली मिलना बहुत मुश्किल बात है ही नहीं डेवलपमेंट के लिए। अब ऐसे में जांच भी चल रही है, बिल्डर्स एक दूसरे को लैंड अलॉट भी कर रहे हैं। इसमें कितना नुकसान हुआ है ये भी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बता दिया। कैग की रिपोर्ट आ गई जिसमें बताया गया कि 9,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब लोटस ग्रीन पर कितना बकाया है, जिस बिल्डर का एफआईआर में नाम है ये बच्चे की मौत के लिए कि वो अपनी बाउंड्री वगैरह ठीक से नहीं बनाए, बताया जा रहा है कि लोटस ग्रीन और अन्य बिल्डर पर नोएडा अथॉरिटी के साथ ड्यूज बकाया हैं लगभग 2,700 करोड़। तो इसमें लोटस ग्रीन भी और अन्य बिल्डर्स भी हैं। इस वजह से अथॉरिटी ने कई बिल्डर्स को नोटिस भेजा है ड्यूज चुकाने के लिए, लेकिन पता नहीं किसी ने ड्यूज चुकाए हैं कि नहीं या किसी ने पैसा दिया है कि नहीं। मतलब सोचिए 13 लाख स्क्वायर मीटर पूरा भूखंड है, उसमें वहाँ सिस्टम फेल हो गया, वहाँ भ्रष्टाचार होता है और उस भ्रष्टाचार में एक लड़के की मौत हो जाती है। तो ये सिर्फ मौत ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंस का है कि किसी की गलती की वजह से किसी ने अपना काम पूरा किया तो उस लड़के की मौत हो गई। ये भ्रष्टाचार की वजह से एक लड़के की मौत हो गई है। उस लैंड में कोई जिम्मेदारी नहीं है, किसी का नाम ही नहीं है, कौन है मालिक, कौन उसका करता धरता है, उसकी सीबीआई जांच कर रही है। अथॉरिटी को कुछ पता नहीं है, अथॉरिटी टीम बना दे रही है, एक दिखाने के लिए एक ऑफिसर को सस्पेंड कर दिया जाता है। और इन सब के बीच में भ्रष्टाचार की फाइलें तो चल ही रही हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जांच हो रही है, उसकी रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। मार्च में ही शायद सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया गया था, सीबीआई ने इसमें केस रजिस्टर किया था हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, और 80 मिनट तक
वो लड़का जो है गाड़ी पे चढ़कर चिल्लाता रहा, पापा 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 मुझे बचा लो, और सिस्टम के सामने उस बेटे की मौत हो जाती है। सिस्टम लाचार था, लकवा मार दिया था सिस्टम को उस समय, और हम इतना पैसा देते, टैक्स देते कि हमें हमारे आसपास की जो सुविधाएं हैं वो हमें अथॉरिटीज़ दे, कि अच्छे स्कूल दे, अच्छे सड़क दे, और कोई ऐसी अगर घटना हो जाती है तो उसमें अथॉरिटीज़ जो है अपने लोगों से, फायर ब्रिगेड और बाकी चीज़ों से हमें रेस्क्यू करे। इसलिए फायर स्टेशंस बनाए जाते हैं। बताया जा रहा है 6 फायर स्टेशन हैं पूरे नोएडा में, और काफ़ी एक्टिव हैं। लेकिन सिर्फ आग बुझाना ही काम नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, जो भी रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह होते हैं फायर ब्रिगेड कर्मचारी कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो डिपार्टमेंट हर बार आरोप लगता है कि पुलिस लेट से आती है, वही डिपार्टमेंट ने सबसे ज़्यादा काम किया है। मतलब पुलिस की वर्किंग यहाँ 100% थी। पुलिस को सिखाया नहीं जाता उस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस कैसे करे कवर, उसका काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मेंटेन करना। हर किसी का काम डिवाइडेड है, तो पुलिस ने तो बाकायदा अपना काम शुरुआत से ही सही से किया, फटाफट टाइम पर लोगों को इन्फॉर्म कर दिया, चीज़ों को बुला लिया गया। लेकिन जो बाकी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और इन पूरे विषय में अब तक सीबीआई की क्या जांच रिपोर्ट हुई, ये सब अथॉरिटी को बताना चाहिए। कितने का बकाया बाकी है, इन बिल्डरों के खिलाफ कितना केस है अथॉरिटी में, कितने लोग पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ गए हैं, कितने लोगों का पैसा फंसा है, सब कुछ पता होना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, देखा जाए तो एक तरह का मर्डर है। सिस्टम की वजह से एक आदमी की हत्या हो गई। लाचार था ना सिस्टम, समय रहते अगर सब कुछ सही होता तो आज उस लड़के की मौत नहीं होती। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।